फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने संविधान के भाग 3 में दिए गए 6 मौलिक अधिकारों को पढ़ा, जिनके वीडियोस आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो आर्टिकल 32 कौन से अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 1 को, भाग 2 को, भाग 3 को या फिर भाग 4 को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? राजकीय नीति निषेध तत्व के बारे में, या फिर मौलिक अधिकार, या फिर मौलिक कर्तव्य, या फिर डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है या फिर उसे न्यून करता है तो ऐसे कानून को समाप्त कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 21 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहली स्वतंत्रता है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है सम्मेलन की स्वतंत्रता, और तीसरी है संघ की स्वतंत्रता, और चौथी है संचरण करने की स्वतंत्रता, और पांचवी है निवास करने की स्वतंत्रता, और छठवीं है वृत्ति की स्वतंत्रता। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया था, और दूसरे ऑप्शन में बताया गया कि संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया है, और तीसरा ऑप्शन है इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं, और चौथा ऑप्शन है भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये रहे हमारे चारों ऑप्शन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन बी को देखें तो इसमें बोला गया है कि संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया है, जबकि संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। तो ये कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, और बाकी की तीनों कथन सही हैं। तो बाकी के तीनों कथन सही हैं। पहला जो ऑप्शन में दिया गया है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद हटाया गया था, और इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं, ये भी सही है। भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, और गलत कौन सा है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? ये चारों ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है समानता का अधिकार, और चौथा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा गया, यानी ऑप्शन डी सही है। और ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है? वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने के अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, और चौथा ऑप्शन है उपाधियों का अंत। तो वाक्य में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसका वर्णन भी अनुच्छेद 19 में किया गया है। संघ बनाने के अधिकार, इसका भी वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया है। कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, इसका भी वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया है। उपाधियों का अंत, इसका वर्णन अनुच्छेद 19 में नहीं किया गया है। उपाधियों का अंत, इसका वर्णन अनुच्छेद 18 में किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1971 में, 1976 में, 1979 में या फिर 1981 में?
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1976 में। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो है 1976 में आया था। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती है? दीवान बहादुर, पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर भारत रत्न। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दीवान बहादुर। अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया है कि सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा राज्य और कोई उपाधि नहीं देगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है या फिर मूल अधिकार है, सांविधिक अधिकार है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मूल अधिकार है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, इसका वर्णन मूल अधिकार में किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः ही समाप्त नहीं होते हैं? अनुच्छेद 19-20, अनुच्छेद 29-30 या फिर अनुच्छेद 20-21 या फिर अनुच्छेद 25-28। तो इसका सही ऑप्शन है सी 20-21। तो अनुच्छेद 20 और 21 ये दो मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होंगे। अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को बताया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता, किसी धर्म को प्रचारित करने हेतु कर से छूट या फिर बलात्श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध। और चौथा ऑप्शन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में बताया गया है धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर प्रतिषेध। इसका सही ऑप्शन है सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी कर सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? 5 से 10, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए या फिर 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए या फिर 8 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इनमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? विधि की समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार या फिर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था। और मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुरायराजन मुकदमा जो है कब आया था? 1951 में। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नांकित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से या फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? 16, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29 या फिर अनुच्छेद 30। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है या फिर इनमें से कोई नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वैधानिक अधिकार है।
मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया और इसे एक विधिक कानून बना दिया गया, यानी एक वैधानिक कानून बना दिया गया है, जिसे 300 के ई में जोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही ऑप्शन है बी, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। गोलकनाथवाद 1967 में, सज्जन सिंहवाद 1965 में, शंकरी प्रसादवाद 1951 में या फिर केशवानंद भारतीवाद 1973 में? इसका सही ऑप्शन है डी, केशवानंद भारतीवाद 1973 में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को केशवानंद भारतीवाद 1973 में स्पष्ट किया है और इस वाद में टोटल 13 न्यायाधीश थे। कितने थे? 13। और अब तक की ये सबसे बड़ी बेंच थी। क्वेश्चन हमारा ये रहा, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? पहला ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता, दूसरा है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आरक्षण, चौथा है धर्माचरण की स्वतंत्रता। तो इसमें सही ऑप्शन है बी, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19 में किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी सही है, मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है? उपजीविका, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता या फिर प्रेस की स्वतंत्रता? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए गारंटित अधिकार, केवल नागरिकों के लिए गारंटित स्वतंत्रता का अधिकार या फिर कानून के समक्ष समानता का अधिकार? चौथा ऑप्शन है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, केवल नागरिकों के लिए गारंटित स्वतंत्रता का अधिकार। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार केवल नागरिकों के लिए गारंटित स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया है। 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनमें से ये एक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 23? तो इसका सही ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 20 दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर सूचना का अधिकार? तो इसका सही ऑप्शन है डी, सूचना का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। तो मौलिक अधिकारों में जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनमें से सूचना का अधिकार नहीं है। ये तीनों हैं, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार है, साथ ही मूल अधिकार भी है?
सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम पाने का अधिकार या फिर आवास का अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन है बी, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार भी है और मूल अधिकार भी है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा या फिर 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा या फिर 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा या फिर 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडमस, उत्प्रेषण यानी सर्शियोरी और डी है अधिकार प्रेक्षण यानी कोवारंटो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस एक ऐसा आदेश है जो किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, भारत के संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा या फिर संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा या फिर भारत के संविधान में संशोधन द्वारा या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णयों द्वारा। इसका सही ऑप्शन है ए, राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सारे मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया? 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 1978 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 1973 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24 या फिर अनुच्छेद 25। तो इसका सही ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है कि बच्चों को 14 वर्ष, ऐसे बच्चे जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनको कारखानों, घरों, होटल्स आदि में काम कराना उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। और हम बाकी के अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संबंधित है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन के प्रतिशत से संबंधित है। अनुच्छेद 25 धर्म को मानने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 13 से लेकर 36 तक या फिर अनुच्छेद 15 से लेकर 39 तक या फिर अनुच्छेद 16 से लेकर के 40 तक। तो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किया गया है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर ब्रिटेन से? तो इसका सही ऑप्शन है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकारों के विचार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 5, 6, 7 या फिर 9? तो सही ऑप्शन है सी, 7। प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और उसे अभी प्रेजेंट टाइम पे कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300 के ए में किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहते हैं? मौलिक कर्तव्य,
मौलिक अधिकार, राजकीय नीति निर्देशक तत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 13। तो इसका सही ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, किस आयोग ने सरकार की सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? मंडल आयोग, बलवंत आयोग, सरकारी आयोग या फिर कोठारी आयोग? तो इसका सही ऑप्शन है ए, मंडल आयोग। तो मंडल आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। और इसका गठन कब किया गया था? 1979 में किया गया था। किसने किया था? मोरारजी देसाई सरकार ने किया था। इस आयोग ने 3743 जातियों को चिन्हित किया था जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पीछे थी। मंडल कमीशन ने इन सभी जातियों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। तो ये थे भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ प्रश्न। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।